आज से करीब 23 साल पहले गुजरात में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से 59 लोगों ने बुरी तरह से अपनी जान गंवा दी। और यह तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि इस हादसे के बाद ही असली मुसीबत शुरू हुई। मैं बात कर रहा हूं 27 फरवरी 2002 को गुजरात में हुए साबरमती एक्सप्रेस इंसिडेंट के बारे में, जिसे गोधरा कांड भी कहा जाता है। इस इंसिडेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी कंस्पिरेशन थ्योरी है और ये एक काफी बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी है, क्योंकि हमारे देश के पॉलिटिशियन ऐसी चीजों को ना खुद भूलते हैं और ना ही जनता को भूलने देते हैं। वैसे आपको भी इस घटना को नहीं भुलाना चाहिए। इवन आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, ताकि आपको भी पता रहे कि हमारे देश में इस तरह की सिचुएशंस आखिर क्रिएट क्यों हुई। वैसे तो मुझे इस मुद्दे के बारे में काफी नॉलेज था, लेकिन रिसेंटली मैंने ZEE5 पर इससे रिलेटेड एक मूवी देखी जिसका नाम था साबरमती रिपोर्ट। एंड लिटरली इस फिल्म को देखने के बाद मेरा दिमाग चकरा गया और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया, ताकि आप लोगों को भी इस इंसिडेंट के बारे में पता चल पाए, जिनको इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। 2002 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से रिलेटेड एक महायज्ञ हो रहा था, जिसका नाम था पूर्णाहुति, और कई राम भक्त या फिर कहें तो कार सेवक इसमें शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। और गुजरात लौटने वाली एक ट्रेन के डिब्बे में इन कार सेवकों को फूंक दिया गया जिंदा। ये एक हादसा था या सोची समझी साजिश थी? कौन था इसके पीछे का मास्टरमाइंड? और आखिर क्यों इतने साल में भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक टीम और रिसोर्सेज होने के बाद भी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है? तो इस घटना से जुड़ी हर चीज को हम बारीकी से जानने वाले हैं आज के तगड़े वीडियो में। राम मंदिर की स्थापना के आंदोलन को लेकर देश के अलग अलग कोने से सेवकों की भीड़ अयोध्या में जमा हुई थी, जिसमें गुजरात के भी कई लोग शामिल थे। ये लोग साबरमती ट्रेन से ही गए थे और इन्हें उसी से वापस लौटना था। वैसे तो ट्रेन का वापस आने का टाइम 27 फरवरी की रात को 3 बजे का था, पर ट्रेन अपने समय से करीब 5 घंटे लेट थी और जब वो गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची तब लगभग 7:04 हो रहे थे। ट्रेन में जितने लोग होने चाहिए थे सफर करने वाले, उनसे कहीं ज्यादा लोग ट्रेन में सवार थे। कई लोगों का कहना है कि ट्रेन के कुछ डब्बों में तो इतने ज्यादा लोग थे कि टीटी ढंग से टिकट भी चेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन ठीक है, जब हमारे देश में ऐसा बड़ा धार्मिक समारोह होता है तो ये ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो ही जाती हैं। जैसे कि अभी महाकुंभ के समय में भी ट्रेनों में काफी ज्यादा क्राउड रहता है, लेकिन ऐसी ही सिचुएशंस का कुछ शरारती तत्व भगदड़ मचाने के लिए या फिर अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ट्रेन गोधरा स्टेशन से बस थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि किसी ने ट्रेन की चैन खींची, जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई। और जब ट्रेन रुकी तब ट्रेन को हजारों लोगों की भीड़ ने घेर लिया। ये ट्रेन आउटर पर रुकी हुई थी और ये हजारों लोगों की भीड़ ट्रेन की तरफ पत्थर चला रही थी। एच कोच जो था वो ट्रेन के बीचों बीच मौजूद था। पूरी ट्रेन के लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए अंदर से खिड़कियां बंद कर ली थी। इसी अफरातफरी के बीच कुछ लोग उस भीड़ से निकलकर ट्रेन में सवार हो गए। ऐसा बताया जाता है कि ट्रेन में पहले से उन लोगों के साथी भी मौजूद थे जिन्होंने चेन खींची थी। और कुछ ही समय बाद अचानक A6 कोच में एक भयानक आग लग गई। पूरे कोच में भगदड़ मच गई। लोग हद से ज्यादा ही भरे हुए थे, तो किसी को भी निकलने का मौका ही नहीं मिला। जगह नहीं मिली, खिड़कियां बंद थीं, लोग अंदर ही अंदर घुटने लगे। ये आग अपने आप इतनी तेजी से कैसे फैली, किसी को समझ में ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि मानो उस कोच के फर्श पर किसी ने 60 से 70 लीटर पेट्रोल छिड़क दिया हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस कोच में मौजूद 200 से ज्यादा लोगों में से 59 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये आग कैसी लगी, इसी को लेकर ये इंसिडेंट इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। सच को सामने लाने के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज GT नानावती और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज KG शाह को लेकर एक नानावती शाह कमेटी बनाई गई। लेकिन KG शाह की मौत के बाद इस कमेटी में अक्षय H मेहता को अपॉइंट किया गया और नाम बदलकर बन गया नानावती मेहता कमेटी। करीब 6 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 2008 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि 7:43 पर साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर पहुंची थी। वहां ट्रेन ने करीब 5 मिनट का ब्रेक लिया। यह स्टेशन मुस्लिम लोगों की एक घनी आबादी वाली बस्ती के काफी पास था और इसीलिए इस स्टेशन पर सामान बेचने वाले जो वेंडर्स थे वह अधिकतर मुस्लिम लोग ही थे। अब सामान बेचते समय ट्रेन के अंदर जो कार सेवक थे, उनकी इन वेंडर से किसी टॉपिक को लेकर या किसी बात पर बहस हो गई या कुछ नोकझोंक हो गई। करीब 7:50 पर ट्रेन आगे बढ़ी और इसी बीच बार बार लोगों ने ट्रेन के अंदर से चैन खींची।
लगभग 60 से 70 मीटर ट्रेन आगे बढ़ी, उसके बाद ट्रेन आउटर पर रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, 2000 करीब लोगों की भीड़ ट्रेन के दोनों तरफ इकट्ठा हो गई और इस भीड़ ने ट्रेन पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। अब ये लोगों की भीड़ का इकट्ठा होना और ट्रेन का रुकना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये हजारों की भीड़ के लोग हाथ में पत्थर लेकर ट्रेन का पहले से इंतजार कर रहे थे। इन्हें मालूम था कि ट्रेन जरूर रुकेगी। चलो ठीक है कि लोगों ने ट्रेन पर पत्थर चलाया और ट्रेन के अंदर बैठे लोगों ने खिड़कियां बंद कर ली अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ट्रेन में आग कहां से लग गई। इसका जवाब मिलता है नानावती मेहता कमीशन की FSL लैब अहमदाबाद की रिपोर्ट्स में। ये FSL मतलब फॉरेंसिक की वो लैब है जिसे इंसिडेंट के बाद इस जांच को करने का मौका दिया गया था। इन्होंने आग लगने वाली जगह को इंस्पेक्ट किया, उसको चेक किया, उसके सैंपल्स को अपनी लैब में ले जाकर उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन की और अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की। FSL की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ट्रेन में आग किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी थी, बल्कि ट्रेन में लगभग 40 से 60 लीटर फ्लेमेबल फ्यूल या लिक्विड फैलाया गया था, वो भी अंदर से, जिसकी वजह से ट्रेन में आग लग गई। और इस पूरी चीज को प्रूफ करने के लिए एक सिमुलेशन टेस्ट भी कंडक्ट करवाया गया। मतलब एक खाली ट्रेन के डब्बे को पटरी पर खड़ा किया गया, अंदर से फ्यूल उड़ेला गया, उसमें आग लगाई गई, सेम वैसी सिचुएशन क्रिएट की गई ताकि जांच करने वाले लोगों को सच्चाई जानने में और ज्यादा मदद मिले। पुलिस के हिसाब से ट्रेन में जो आग लगाई गई थी वो शायद बाहर से लगाई गई थी, लेकिन ट्रेन की खिड़कियों की जो हाइट थी वो करीब 7 फीट थी, जिसकी वजह से अगर कोई बाहर से पेट्रोल डालता तो आधे से ज्यादा पेट्रोल तो बाहर ही गिर जाता, वो आग लगाने वाला शायद खुद ही जल जाता। उसके बाद FSL की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सीट नंबर 72 के आसपास से ही इस पेट्रोल को डाला गया था। ये जो फ्यूल था, ये ज्वलनशील पदार्थ था, ये कहीं बाहर से नहीं आया था। लेकिन केवल यही एक कमेटी नहीं थी जिन्होंने इस घटना की जांच की थी। इस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बीच में एक और कमेटी ने इस मुद्दे पर जांच की थी और मात्र 4 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। इस कमेटी का नाम था बैनर्जी कमेटी और इन्होंने इस मुद्दे को और ज्यादा पेचीदा बनाने का ही काम किया। 2004 में बीजेपी के हारने के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तब लालू प्रसाद यादव अपनी बैनर्जी कमीशन बना लेते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे इस कमीशन का काम ही यह था कि वो इस पूरे इंसिडेंट को एक घटना साबित कर दें, एक सोची समझी साजिश नहीं बल्कि। वो कमेटी के लोग मानते थे कि यह जो भी हुआ था वह मात्र एक एक्सीडेंट था। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट को इल्लीगल बताकर खारिज कर दिया। बाद में इस केस में करीब 100 से ज्यादा लोगों को कसूरवार माना गया और उन पर आगे की कार्यवाही की गई। लेकिन 2011 में गुजरात स्पेशल कोर्ट ने इनमें से 11 को फांसी की सजा सुनाई, 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसके अलावा बाकी बचे हुए 63 लोगों को छोड़ दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। और इन 63 लोगों में से एक इंसान वो भी था जिसको इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। लेकिन ठीक है, अब कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है तो सारे सबूतों गवाहों को कंसीडर करके ही लिया होगा। बाद में जो 11 लोगों को फांसी हुई थी ना, उनकी सजा को कम कर दिया गया, उनकी सजा को फांसी से बदलकर उम्र कैद में बदल दिया गया। बहुत सारी रिपोर्ट्स की अगर माने तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा लोग मानते हैं कि प्री प्लानिंग की गई थी इस पूरी घटना की। कई लोगों ने ट्रेन को रोकने की प्लानिंग बनाई थी। पहले से 40 से 50 लीटर पेट्रोल इकट्ठा करके रख लिया गया था। डंडों को जुटाने का भी पूरा इंतजाम पहले से था, क्योंकि इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को मालूम था कि ट्रेन उस जगह पर जरूर रुकेगी। अब आखिर इन कार सेवकों ने, राम भक्तों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये लोग किसी से लड़ाई लड़कर वापस तो नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी इन बेगुनाहों को जिंदा जलाया गया। ना औरतों पर तरस खाया गया, ना ही बच्चों पर तरस खाया गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे सिस्टम में जिन्होंने इस घटना को दबाने की, इसकी सच्चाई को छुपाने की कोशिश की। उस समय मीडिया में भी ऐसे कई लोग मौजूद थे जो इस घटना से रिलेटेड इतने सारे झूठ फैला रहे थे कि उन झूठों में उलझकर सच कहीं दब जाए, जनता को पता ही न चल पाए कि असल में क्या हुआ था। और शायद उनकी यह कोशिश काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो गई है। हम में से अधिकतर लोग जो यंग जनरेशन के लोग हैं, वो इन घटनाओं के बारे में नहीं जानते, ना जानना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपको अपना इतिहास नहीं पता होगा तो आपको भविष्य में वही सेम घटनाओं का सामना करना पड़ेगा और आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने इतिहास से कुछ सीखा नहीं। एनीवे, इस वीडियो में मैंने इस घटना के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन भी बताई वो इंटरनेट के आर्टिकल्स पर बेस्ड थी। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे। Z5 पर एक मूवी है साबरमती रिपोर्ट,
मैंने उसे भी देखा और कोशिश की कि आप तक मैं जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचा हूं वो एकदम प्रूव्ड हो, मतलब उसमें कुछ भी झूठ ना हो। जो भी तथ्य या जो भी फैक्ट मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इसके बारे में कुछ ज्यादा मैं नहीं जानता हूं डिटेल में, मैंने उस चीज को नहीं छेड़ा है। तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप खुद इंटरनेट पर सर्च करें, इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में आप अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक नहीं है तो आप चाहे तो ZEE5 पर इस टॉपिक पर बनी हुई मूवी देख सकते हैं, सो दैट कि आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा, आपको चीज पता चल जाएगी कि एक्चुअली में क्या था ये गोधरा कांड, क्या था ये साबरमती इंसिडेंट। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस मूवी को देख लोगे ना तो फिर ये घटना आपके जहन से कभी नहीं निकलेगी। तो एनीवेज, इतिहास में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे कांड हुए हैं जिन्हें अंजाम दिया गया है जो कि इंसानियत को शर्मसार करते हैं। ये सारी घटनाएं हमारे देश में एक काले धब्बे के समान हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर पक्ष की ये कोशिश होनी चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, क्योंकि इससे फायदा केवल कुछ चंद लोगों को होता है जो मुद्दे भड़काकर अपना फायदा निकालते हैं, लेकिन आम जनता हमेशा ऐसी घटनाओं में पिस जाती है, चाहे वो इस पक्ष की हो या उस पक्ष की हो। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा और आप इस बारे में और ज्यादा अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, इस बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो ZEE5 पर मूवी अवेलेबल है, लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना आप। और साथ ही मुझे कमेंट करके बताना कि और क्या टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हो। ऐसे ही हमारे देश के इतिहास से जुड़े हुए कुछ टॉपिक मुझे बताओ, कुछ सजेशन दो। तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, अपना नॉलेज बढ़ाते रहो और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।